हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलो देखो, अपन सांद्रता पढ़ रहे थे। सांद्रता के अपन ने जो भी सांद्रताएं दे रखी थी, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, पीपीएम, मोलविल, सब पढ़ लिया था। अब देखो कुछ बातें एक है, अगर आप लोगों को प्रतिशत संगठन दे रखा है और घनत्व दे रखा है, एक तो प्रतिशत संगठन दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है? घनत्व, डेंसिटी। तो उस कंडीशन में आप लोगों को अगर मोलरता पूछे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? ध्यान रखना है कि मोलरता इक्वल टू 10 dx अपॉन मोलिकुलर वेट। 10 क्या है? यहाँ पे 10 ही नंबर है, डी घनत्व है, x परसेंटेज है, और मोलिकुलर वेट जो भी विलय का जो मोलिकुलर वेट अणुभार होता है वो अणुभार, mw क्या रह जाएगा? उसका अणुभार। क्लियर है? अब देखो, अब एक बात और ध्यान देनी है कि कौन कौन सी ऐसी सांद्रताएं हैं जो ताप पर डिपेंड करती है, ताप पर निर्भर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और कौन कौन सी ऐसी सांद्रताएं हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करती। डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हाँ देखो, कौन कौन सी होती है जो ताप पर निर्भर करती है? पहली सांद्रता है अपने पास में मोलरता, मोलरिटी। दूसरी सांद्रता है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। तीसरी सांद्रता है आयतन प्रतिशत, V अपॉन V परसेंटेज। चौथी है W अपॉन V परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये तो ताप पर निर्भर करती है। अब ये कुछ ऐसी है जो ताप पर निर्भर नहीं करती, उसके अंदर अपने पास में आएगा मोलरता, मोललिटी, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम एंड पीपीवी, और लास्ट W अपॉन W परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये ऐसी सांद्रताएं हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो सर ये तो अपने पास में ताप पर निर्भर करेगी और ये वाली ताप पर निर्भर नहीं करेगी। क्लियर हो गया ये बात है? एक बार नोट कर लो ताकि सांद्रता वाला टॉपिक एक बार अपना पूरा हो जाए। तो नेक्स्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं विलेयता के बारे में। नोट करो एक बार, बेटा दूं? हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा अपने पास में विलेयता। हेडिंग लगाओ विलेयता। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। देखो विलेयता क्या होती है? कुछ आइडिया है विलेयता क्या होती है? विलेयता किसे कहते हैं? कि जो भी अपने पास में विलायक है, सॉल्वेंट है, जो भी अपने पास में विलायक, सॉल्वेंट जो दिया गया है, विलायक है, इस सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट विलेय का घुला हुआ है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, वो क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। कि अधिकतम कितनी मात्रा विलेय की उस विलायक के अंदर घुली हुई है, क्या कहला देगी? वो विलेयता कहलाएगी। क्लियर हो गई ये बात? तो विलेयता किसे कहते हैं, ये बात समझ गए। अब ये ध्यान रखना कि अगर मान लो अपन ने पढ़ा ये परिभाषा
कि विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी? संतृप्त विलयन कहलाती है। विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? संतृप्त, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगी। अगर मैक्सिमम अमाउंट अगर सॉल्यूट का अपन लोग लेते हैं कि जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है तो वो सॉल्यूशन क्या ऐसा कहलाएगा? संतृप्त, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अपन जो भी विलेयता के बारे में पढ़ेंगे, जो भी सॉल्युबिलिटी जो पढ़ेंगे, वो किसके लिए पढ़ेंगे? संतृप्त यौगिकों के लिए डिस्कस हो रहा है। तो अब देखो इसके अंदर अपने पास में पहला मिलेगा अपने पास में ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। तो ठोस किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में डालेंगे तो उसका विलेयता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसकी विलेयता को प्रभावित करेंगे। तो पहले तो एक काम करो, विलेयता की परिभाषा लिख लो। लिखो इसमें विलेयता हेडिंग लगाओ और लिख लो कि जब किसी विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस यौगिक की क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। नोट हो गई परिभाषा। अब देखो अपने पास में पहला हेडिंग रहेगा अपने पास में कि ठोसों की द्रव में विलेयता। किसी ठोस को अपन किसमें बोल रहे हैं? द्रव में। एक काम करना, इसको ए पॉइंट ले लेना ताकि आगे अपने पास में रहेगा। अब किसी ठोस को अपन लोग द्रव में घोलेंगे तो वो कैसा बना देगा? अधिकतम अगर मान लो यौगिक को घोल देंगे तो वो कैसा बनेगा? संतृप्त विलयन बनेगा। अब इसके कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं ना। कैसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इफेक्टेड होती है ना। इसको ध्यान रखना, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। हाँ, पहला कारक रहेगा विलय तथा विलायक की प्रकृति। हेडिंग लगा दो, विलय तथा विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलय और विलायक की प्रकृति के ऊपर किस प्रकार निर्भर करेगा। तो इसमें अपने को मेन ध्यान रखने वाली बात है कि कहा जाता है कि समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक। ये क्या बोलता है? समान समान को बोलता है किस प्रकार से कि जब किसी अपन ठोस को अगर द्रव में बोलते हैं तो उसकी प्रकृति कैसे निर्भर करती है? प्रकृति के ऊपर कैसे निर्भर करती है? अगर मान लो विलय और विलायक दोनों के गुण अगर समान है, विलय और विलायक दोनों के गुण कैसे हैं? अगर समान है तो उनकी विलयता क्या होगी? बढ़ेगी। अगर दोनों के गुण अगर अलग अलग है तो उनकी विलयता क्या होगी? घटेगी। कैसे? देखो अगर अपन लोग ले लेते हैं सर, मेरे पास में विलय है, सॉल्यूट है, और ये मेरे पास में विलायक है, सॉल्वेंट है। विलय अपन लोग बोलते हैं कि सर ध्रुवीय प्रकृति का। विलय कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का। और विलायक भी ध्रुवीय प्रकृति का है। विलायक भी कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का है। तो सॉल्युबिलिटी जो रहेगी, विलेयता, सॉल्युबिलिटी जो रहेगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर विलय और विलायक दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो उनकी विलेयता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी रे? बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल कौन कौन सा ले सकते हैं अपन लोग? एग्जाम्पल जैसे अपने ले लिया NaCl प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। अगर मान लो इनको लेंगे तो दोनों कैसे हैं? ये भी ध्रुवीय प्रकृति का, ये भी ध्रुवीय प्रकृति का, तो दोनों की विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मान लो अपन लोग ये ले लेते हैं अध्रुवीय प्रकृति, अध्रुवीय, ये भी कैसा ले लिया? अध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय को बोलते हैं पोलर और ये होता है नॉन पोलर। तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? दोनों ध्रुवीय है तो विलेयता बढ़ी, अगर दोनों अध्रुवीय है तो भी विलेयता बढ़ी, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आगे ना, ये भी अध्रुवीय ये भी अध्रुवीय, तो विलेयता बढ़ेगी। एग्जाम्पल कैसे कौन सा ले लेंगे? CCl4 प्लस बेंजीन। तो दोनों यौगिक जो है वो कैसे हैं? ये भी अध्रुवीय है ये भी अध्रुवीय है,
अगर एक अध्रुवीय ले लेवे और दूसरा ध्रुवीय ले लेवे, एक अध्रुवीय और दूसरा कैसा है, ध्रुवीय, तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। सर एक तो आपने CCl4 ले लिया और दूसरा आपने H2O ले लिया, सर ये तो अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है, तो उस ऐसे यौगिकों की विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है अपने पास में। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन के अंदर विलेयता क्या होती है, एक पॉइंट लिखा, समान समान को बोलता है। अगर सेम सेम रहेंगे तो विलेयता बढ़ेगी, और अगर अलग अलग रहेंगे तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। अब देखो यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी है कि जब इसके अंदर किसी विलायक के अंदर अपन लोग किसी ठोस पदार्थ को घोलते हैं, डालते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है, जैसे इसके अंदर डालेंगे तो इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होने लगेगी, बढ़ जाएगी। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कुछ मात्रा में इस विलय के कुछ भाग जो है वो क्रिस्टल के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जो क्रिस्टल के रूप में बाहर निकलने लगते हैं उस घटना को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि क्रिस्टल बनना और इसके अंदर घुलना दोनों की स्थिति लगभग लगभग समान हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। समझ गए ये बात, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो एक अपवाद इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है, अपवाद है इसका, ये एक्सेप्शन है। कैसे अपवाद कैसे है, तो देखो अपन ने ले लिया ग्लूकोज, अपन ने लिया क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो अध्रुवीय होता है, और ग्लूकोज को अपन जल में घोलते हैं, जल कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। पानी में ग्लूकोज घोलते कि नहीं घोलते अपन लोग, गर्मियों के अंदर पानी में ग्लूकोज डाल के पीते हैं ना, तो ये पानी के अंदर ग्लूकोज घुलता है, नहीं घुलता है, घुल जाता है। जबकि होता क्या है, ये अध्रुवीय प्रकृति का, ये ध्रुवीय प्रकृति का, फिर भी घुल गया, क्यों घुल गया, क्यों घुला, सिस्टम है सर। अरे सिस्टम नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन बंद है, इसमें भी हाइड्रोजन बंद है, दोनों यौगिकों के बीच में क्या बन जाते हैं, समानता पाई गई, हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपस में क्या हो जाते हैं, क्रिया करने आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में इजीली क्या होता है, ये घुल जाते हैं। बाकी तो अपने पास में फिक्स ये ध्यान रखना है, लेकिन ये अपवाद में क्या ध्यान रखना है कि सर दोनों में हाइड्रोजन बंद की समानता की वजह से ये क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ में घुल जाते हैं। तो पहला पॉइंट समझ गए, विलय और विलायक की प्रकृति समझ गए, एक बार छाप दो, इसको नोट कर दो। हाँ नेक्स्ट देखो, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, ये तो पहला पॉइंट था अपने पास में, विलय और विलायक की प्रकृति। अब सेकंड पॉइंट है इसके लिए, ताप का प्रभाव। हेडिंग लगाओ, ताप का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलेयता, तो दूसरा पॉइंट है अपने पास में ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। देखो क्या होता है, कोई यौगिक लिया अपन ने, द्रव है, इसके अंदर अपन ने कोई ठोस पदार्थ घोल दिया, जैसे मान लो मैंने NaCl घोल दिया, ये मेरे पास में क्या है, जल H2O, इसके अंदर मैंने NaCl घोल दिया। तो ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो इसके अंदर जैसे NaCl घोलेंगे, तो जब अपन लोग किसी को तापमान देंगे, किसी के तापमान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगर तापमान देने पर क्या होगा, तापमान देने पर अणु फैलेंगे, अणु दूर दूर जाएंगे, क्योंकि तापमान जैसे देंगे तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अणुओं की बढ़ जाएगी। जैसे अपन ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तापमान देने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या पाई जाएगी, वृद्धि पाई जाएगी। और अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये विलेय पदार्थ जो है वो इजीली इसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो उस कंडीशन में सोल्यूबिलिटी, विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कि तापमान अधिक हुआ तो गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो विलेयता बढ़ गई। लेकिन एक वैज्ञानिक आए, ला सातेलिए, ला सातेलिए, इंग्लिश के अंदर इसको कुछ लिखते हैं इस प्रकार, ली चैटेलियर। इन्होंने क्या कहा कि डिपेंड करेगा कि प्रक्रम कैसा है, डिपेंड करेगा कि प्रक्रम कैसा है। अगर प्रक्रम ऊष्मा शोषी है, बल लिख दे ऊष्मा सेपी, अगर प्रक्रम ऊष्मा सेपी है, ऊष्मा सेपी मतलब एक्सोथर्मिक,
अगर प्रोसेस जो है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक उसमें सेपी में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, उसमें बाहर निकलती नहीं निकलती, उसमें सेपी का मतलब क्या होगा, उसमें बाहर निकलता है। अगर ये सोचो अब कि अगर एक प्रक्रम है जिसको अपन ने विलायक के अंदर विलेय को बोला और उसमें से पहले से ही उसमें बाहर निकल रही है, इसका मतलब वो खुद उसमें ग्रहण नहीं करना चाह रहा, फिर अपन उसको और तापमान दे रहे हैं, तो उसका गुण क्या है, उसमें खुद बाहर फेंक रहा है वो, तो तापमान अपन और देंगे तो उसमें तो बाहर जाएगी ना, तो जब उसमें बाहर जाएगी तो खुद की उसमें क्या होगी, अगर उष्मा उष्मा बाहर निकल रही है इसमें से, तो इस पात्र की खुद की उष्मा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, क्योंकि उष्मा तो बाहर निकल रही है ना इसमें से, तो इसकी खुद की उष्मा तो घटेगी, और खुद की उष्मा अगर मान लो घटेगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, घटेगी, और विलेयता क्या होगी, कम होगी, कि अगर तापमान उसका कम हुआ तो गतिज ऊर्जा भी कम हुई और विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब उष्मा सेपी प्रक्रम के अंदर क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की उष्मा से वो क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो हीट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस कंडीशन में उसकी जो विलेयता जो है, सॉल्युबिलिटी, विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके अंदर, देखो NaOH देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 देख सकते हो। सोचो देखो NaOH कास्टिक सोडा, जब अपन पानी के अंदर सर्फ को घोलते हैं तो हल्का सा हीट फील होती है, मतलब उस पास सेपी प्रक्रम। जब अपन चूने के अंदर पानी मिलाते हैं तो हीट निकलती है, उसमें निकलती निकलती चूने में पानी मिलाते हैं तो उसमें से सेपी प्रक्रम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यही अगर मान लो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो उष्मा शोषी प्रक्रम हो तो क्या होगी, हीट क्या होगी, गेन होगी, हीट क्या होगी, गेन होगी, और हीट अगर गेन होगी तो उस पात्र की, उस ऑब्जेक्ट की उष्मा क्या होगी, बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट की उष्मा बढ़ेगी तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, जैसे जो भी आयनिक कंपाउंड है, NaCl ले लो, KNO3 ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, ये होगी, समझ गए। तो लिखना स्टार्ट कर दो। पहले तो ये लिख दो कि सामान्यतः अपन लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जनरली जब अपन लोग सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और लेकिन अकॉर्डिंग टू ले चैतलिया के अनुसार दो प्रक्रम है, अगर उष्मा सेपी एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये छाप दो, ये नोट हो गया ये। अब देखो ये तो हो गया अपने पास में, पहला था विलय और विलायक की प्रकृति, दूसरा था ताप का प्रभाव। अब नेक्स्ट आता अपने पास में दाब का प्रभाव, हेडिंग लगा दो, दाब का प्रभाव। तीसरा है अपने पास में दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। देखो दाब का प्रभाव न के बराबर होता है, कोई भी सॉलिड या लिक्विड इसके ऊपर अगर अपन लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये ठोस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, कि ठोसों और द्रवों के ऊपर दाब का प्रभाव नगण्य होता है। नगण्य क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों की संपीड़ितता बहुत कम होती है, इन दोनों को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये ठोस है, इसको अपन दबा के साइज चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा बल देंगे, ज्यादा दाब लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन इसकी साइज को अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ठोसों के पार्टिकल पहले से ही बहुत ज्यादा ज्यादा पास पास होते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि ठोसों और द्रवों का जो दाब का प्रभाव है ठोसों और द्रवों पर नगण्य होता है। और नगण्य क्यों होता है, क्योंकि दोनों की संपीड़ितता जो होती है वो क्या होती है, अत्यंत कम होती है। तो ये नोट कर लो, नोट कर सकते हो कि effect of pressure on solid and liquid is very low because the compressibility of solid and liquid is negligible। तो ये लिख लो।
ठीक है, हो गया ये ठोसों की द्रव में विलेयता। अब ये देखो ठोसों की द्रव में विलेयता के तीन भाग होते हैं, विलय और विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो बी पार्ट रहेगा अपने पास में वो रहेगा गैसों की द्रव में विलेयता। गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड। जो ठोसों की द्रव में विलेयता ये ए पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट रहेगा अपने पास में गैसों की द्रव में विलेयता। गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड। अब कौन कौन से फैक्टर जो है वो गैसेस को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो गैसों को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।